वेलकम टू स्टडी मंत्रा 247। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप यू आर आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी, चूँकि बायोलॉजी फर्स्ट जो होगा वह इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके बाद धीरे धीरे सब चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और बायोलॉजी की जो हम पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ को समझते हुए, और सब जो प्रत्येक ऑर्गन होगा चाहे कोई भी चीज़ होगा तो उसको अच्छा से समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। आज हम सिर्फ जानेंगे कि बायोलॉजी में क्या होता है और बायोलॉजी से रिलेटेड जो शब्द होते हैं, बायोलॉजी को किसने व्याख्या किया और क्या क्या है, इससे जुड़ी सारी जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है कि हम शरीर के सभी पार्टों को भी अध्ययन करते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, बायोलॉजी समस्त जीवधारियों को अध्ययन कराता है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी हो गया ना, चाहे जो जीवधारी का मतलब हो गया, इसमें जीव जंतु भी हो जाएगा और क्या है, पेड़ पौधे, इसमें हम दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका कि हम बायोलॉजी किसे कहेंगे। अब आपके दिमाग में आता है कि बायोलॉजी का जो बायोलॉजी शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है। बायोलॉजी, इसका हम दो भाग करते हैं। जैसे बायो का क्या अर्थ होता है? लाइफ। बायो का मीन्स क्या होता है? लाइफ होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी हम जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। एक भाषा में कहें तो हम जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि देखिए, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, उसको अगर दिया जाता है किसी, तो कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा ही, आज हम जो भी वर्ड देखते हैं वह किसी न किसी के द्वारा ही दिया गया है। तो बायोलॉजी का भी जो टर्म है वो भी किसी के द्वारा दिया गया था। उसका नाम क्या है? तो एक देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एंड टवेरिनस के द्वारा दिया गया था। कब? तो 1838 से 1839 के बीच जो दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था? जीव शास्त्री लैमार्क एवं टवेरिनस नामक दो व्यक्ति ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब यह तो हो गया बायोलॉजी का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था। अब आपसे अगर पूछ दे कि बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु, जिसको हम इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, इसने ही जो बायोलॉजी है उसको संपूर्ण व्याख्या किया था। तो बायोलॉजी का व्याख्या किया था एवं इसे ही जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। कौन है? इनका नाम है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल।
अरिस्टोटल को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है ना कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। अब ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हम अध्ययन किए कि जीव जंतु का भी अध्ययन करेंगे और पेड़ पौधे का, तो इसी प्रकार से बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। वह कौन कौन है, तो देखिए बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाता है बोटनी और दूसरा क्या हो जाता है, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब देखिए बोटनी किसे कहेंगे, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बोटनी कहते हैं। और जूलॉजी किसे कहेंगे, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जंतु एवं जीव जंतु दोनों का अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहेंगे। अगर अब पूछ दे आपसे कि इसके जनक कौन है, तो देखिए बोटनी के जो जनक है, इनके जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। क्या है, थियोफ्रेस्टस। और जो जूलॉजी का कहे तो क्या हो गया, जिसने बायोलॉजी का जनक माना जाता है, जिसको बायोलॉजी का जनक माना जाता है उसने ही जंतु विज्ञान को जनक माना जाता है। ठीक है, उसे ही, तो कौन हो जाएगा, अरस्तु। जूलॉजी का कोई जनक पूछा तो कौन है, अरस्तु यानी अरिस्टोटल। ठीक है, यह तो आपको हो गया नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि बायोलॉजी हो गया, उसके दो भाग हो गया, वनस्पति और जंतु विज्ञान। अब क्या होता है ना कि अब हम इससे जुड़े कुछ जो टर्म है यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे। अब हो गया नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि बायोलॉजी के बारे में हम जान गए कि बायोलॉजी हो गया दो भाग, उसका हो गया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब क्या है कि जो कुछ इससे जुड़ी हुई उसके बाद हम सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखिए इस टर्म के बारे में हम जानेंगे, जैसे कोशिकीय संरचना। ठीक है, कोशिकीय संरचना यह क्या है कि जो कोशिकीय संरचना है कि सजीव में एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। देखिए प्रत्येक जो जीव है उसमें एक निश्चित कोशिकीय संरचना होता है। ठीक, और कोशिकीय संरचना होता है सजीव और निर्जीव। सजीव में ओनली फॉर क्या होगा कि सजीव में प्रत्येक सजीव में एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। ठीक, और स्लाइडेन एवं स्वान विद्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत को दिया था। कोशिका सिद्धांत को कौन दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब, तो 1838 से 1839 के बीच। ठीक है, कोशिका संरचना हो गया कि इसने कहा था कि जो मानव का शरीर है ना, मानव का शरीर कोश सेल से बना हुआ है। ह्यूमंस का जो शरीर है सेल से बना हुआ है। इसने ही सेल को डिवाइन किया था कि सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन हेरिडिटिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब जीव द्रव क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में एक जैविक पदार्थ पाया जाता है, उसे ही जीव द्रव कहते हैं। देखिए जो हमारा शरीर है उसमें एक जीव द्रव पाया जाता है। प्रत्येक जैविक पदार्थ सभी जीव में पाया जाता है, उसे ही जीव द्रव कहते हैं। प्रत्येक जीव में यह जीव द्रव पाया जाता है जो जैविक पदार्थ के रूप में होता है, उसे ही जीव द्रव कहते हैं। अब क्या है कि आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज क्या है कि प्रत्येक सजीव में निश्चित आकार एवं आकृति होती है। देखिए सब जितने भी पृथ्वी पर क्या है ना कि सजीव है उसकी एक निश्चित आकृति और आकार होती है।
ठीक है। अब क्या है कि वृद्धि एवं विकास, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, ओनली फॉर क्या, सजीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जो सजीव है उसमें सभी है ना वृद्धि एवं विकास करते हैं। वृद्धि माने कि अगर कोई बेबी बॉर्न छोटा है तो धीरे धीरे बड़ा होगा। अब विकास होगा, जैसे उसका विकास का मतलब क्या हो गया, पहले छोटा है तब बड़ा होगा, उसके बाद हाइट छोटा है तो हाइट बड़ा होगा। जब बचपन में जब छोटा था, जब जन्म हुआ तो उसका उंगली छोटा था, तब धीरे धीरे उंगली बड़ा होगा। और क्या ना होता है कि वृद्धि करता है और धीरे धीरे उसका विकास भी होता है, ठीक। अब अगला क्या है कि जीवन काल, प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। जीवन काल, प्रत्येक जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसका एक निश्चित जीवन काल है, ठीक है। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हमेशा जीने के लिए आया, नहीं। प्रत्येक जीव जितने भी है, या जीव जंतु हो, जीव हो चाहे मानव हो चाहे कोई जानवर हो, सबका जो जीवन है एक निश्चित जीवन है, सबको एक न एक दिन मरना है, ठीक है। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या होता है कि जैसे संवेदी अंग कौन कौन है, त्वचा है, आँख है, नाक है, कान है, इसके माध्यम से है ना, जैसे हमें ठंडा लग रहा है तो कब क्या कैसे पता चलता है, तो त्वचा के माध्यम से हमको ठंडा लगता है तो उसको पता चलता है। अब देखिए कोई चीज़ का आवाज़ आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा, तो सुना है तो कान के माध्यम से। अब क्या है ना कि अब कोई चीज़ हम कोई चीज़ देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं तो कब किसके माध्यम से देख रहे हैं, तो आँख के माध्यम से देख रहे हैं। तो यह आपका संवेदनशीलता हो गया। अनुकूलन क्षमता, देखिए अनुकूलन क्षमता क्या हो गया, तो देखिए कि इस गुण के कारण प्रत्येक सजीव जीवन के संघर्ष करने एवं सफल होने के लिए अपने कार्य एवं संरचना में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे इस एडप्टेशन के माध्यम से प्रत्येक जीव है ना अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई एक इंसान है, चाहे कोई स्टूडेंटे मान लीजिए कि अगर आप वो छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में घर गया तो उसे तरह तरह के खाने का जैसे फरमाइश करेगा, हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। लेकिन जब वो हॉस्टल में रहता है, जो मिला, चाहे वो अपने रूम लेके रहता है, तो जो उसे जो मिलेगा वही खा लेगा। नमक भी पड़ गया ज़्यादा तो उसके खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अब खुद के हाथ से बनाया होगा। अगर वही वो घर पर रहे तो घर पर क्या है ना, घर पर उसे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ये ज़्यादा रख दिया, ये कम है, ये ज़्यादा है, तरह तरह के बहाने ये सब बनाते रहते हैं कि। तो यह आपको एडाप्टेशन के अनुकूलन क्षमता, तो सबका जो शरीर है, अब जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंटे है, अब जैसे घर में है तो चारों बगल खिड़की है खुला हुआ, तो उस वातावरण में रहने का उसका हैबिट है, आदत है। पर जब वह हॉस्टल में गया, चाहे कोई लॉज में गया, तो उसे तो पूरा खिड़की बंद, ना खिड़की रहता है, ना कुछ रहता है, ना वेंटिलेटर रहता है, सिर्फ एक रूम रहता है, तो उसमें आदत रहता है, आदत रहने का बन जाता है। तो यह हो गया। अब प्रजनन, देखिए प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। पृथ्वी पर जितने भी सजीव व्यक्ति हैं सबको अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है, अपने जैसा जितने भी जीव जंतु होगा, ठीक है। तो यह प्रजनन हो गया। अब श्वसन, रेस्पिरेशन क्या हो गया कि जितने भी सजीव हो गया, सजीव पदार्थ जैसे मानव भी हो गया और पेड़ पौधे, सब क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो श्वसन में क्या करता है कि श्वसन में ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। क्या, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब जैसे अगर एक सवाल आपसे पूछ दे कि पौधा श्वसनीय गैस के रूप में कौन सा गैस छोड़ता है, तो आप क्या कहिएगा, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, कोई कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन देखिए पूरा हम आपको चीज़ समझाते हैं। देखिए पौधे हैं ना, दिन में क्या प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया करती है, जिसमें क्या है ना कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह अपने भोजन को तैयार करती है, लेकिन रात में है ना केवल श्वसन करता है। तो अब देखिए कि क्या है ना कि जब वो श्वसन किया तो श्वसन तो ऑक्सीजन लिया, श्वसन के लिए ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा तो वातावरण में फैल गया, वही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में वह पौधे लेती है और उसके माध्यम से अपना भोजन को तैयार करती है। तो अगर आपसे पूछता है कि डायरेक्ट इसी तरह से कि पौधे क्या छोड़ती है, तो क्या आप बोलेंगे? ऑक्सीजन। अगर पूछे कि पौधे श्वसनीय गैस के रूप में कौन सा गैस छोड़ती है, तो क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसनीय गैस के रूप में कौन सा गैस छोड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नॉर्मल पूछे कि पौधे कौन सा गैस रिलीज करता है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। जब भी श्वसनीय लगा होगा तो समझ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड। और रात में तो वह पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता होगा, आपको कोई कहता होगा कि देखिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, इसको हम हानिकारक नहीं कहेंगे, अशुद्ध गैस छोड़ती है, ठीक है। तो यह तो आपको हो गया बेसिक चीज़ के बारे में जानकारी, श्वसन। अब क्या है ना कि श्वसन के बाद क्या फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है आपको समझने के लिए हम आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का डीएनए करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए जैसे फोटोसिंथेसिस हम कह दिए, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के माध्यम से, जब वो अपना खाना, जिस तरह से हम अपना खाना तैयार करते हैं ना, उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, और जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड में जल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड जल के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, देखिए सनलाइट माध्यम से जब पौधे अपना भोजन क्या ग्लूकोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यह प्रोडक्ट हो गया, यह बाई प्रोडक्ट हो गया, यह बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो यह प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इस प्रकार हो गया। तो क्या है ना कि आपसे पूछेगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस को लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेती है, और क्या है ना कि प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करती है, तो ग्लूकोज, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में कहे तो ऑक्सीजन। पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा गैस रिलीज करती है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। अब देखिए इसमें रॉ मटेरियल कौन हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल क्या हो गया? अब एक चीज, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो कहाँ होती है? पत्तों में होती है, लिप्स। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया लिप्स में होती है, ठीक है, लिप्स में। तो रॉ मटेरियल के रूप में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया? जल हो गया। या जैसे हम लोग का रॉ मटेरियल क्या होता है? चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया। तो उसी तरह से पौधे का भी रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी जल। अब क्या जैसे हम लोग का भी घर होता है जहाँ पे हम लोग किचन रखते हैं, उसी प्रकार से पौधे का भी किचन होता है। तो पौधे का किचन कौन है? पौधे का किचन कौन सा है? तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका। क्लोरोफिल युक्त कोशिका। अब क्या है ना कि पौधे क्या रिलीज करता है, तो पौधे ऑक्सीजन गैस। तो पौधे
कौन सा उत्पाद बनाती है? तो क्या कहेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया। फिर पूछे कि पौधे कौन सा गैस को रिलीज करती है? तो पौधे ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन हो गया। अब प्रकाश क्या है? जो प्रकाश क्रिया हो क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रकाश, इसको हम ऑक्सीकरण और अवकरण, प्रकाश संश्लेषण को ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों कहते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रिया होने के कारण अतः इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों की प्रक्रिया होती है। दोनों की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या है ना कि प्रकाश संश्लेषण में दोनों अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। अतः इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो अब क्या है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होता है। जैसे क्या है ना, इसका ऑक्सीडेशन होता है और CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन अवकरण होता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में दोनों क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन का। अतः इसे हम क्या कहते हैं? इसको रेडॉक्स अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। अब क्या एक चीज है कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है उसके द्वारा जो उत्पाद क्या निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। तो इसको हम मिटाए, आप लोग उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, इसको उतारने वाला है। तो ठीक है, अब हम उसको मिटाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का दौरान जो उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, और इस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक उपाचय कंस्ट्रक्टिव संश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी कहने का यह मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज का जो निर्माण होती है प्रोडक्ट के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसको ग्लूकोज को क्या कहते हैं? या एनाबॉलिक, उसे एनाबॉलिक उपाचय या कंस्ट्रक्टिव या संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे एनाबॉलिक या उसी का नाम है उपाचय या कंस्ट्रक्टिव या संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे अभिक्रिया, तो क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा पूछते रहता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है। VVI क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको कि यह एनाबॉलिक है, उपाचयी है, कंस्ट्रक्टिव है, संश्लेषणात्मक है, चारों का एक ही नाम है। ठीक है, अब क्या है ना कि प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया होती है, जो क्या होता है, पत्ती में होती है ना, ये पत्ती है मान लीजिए। ठीक है, यह पत्ती है, पत्ती में, तो पत्ती में होती है ना, तो जो पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पत्ती में होती है, तो उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा, क्या कहेंगे, जो इसमें कौन सा धातु पाया जाता है?
तो मैग्नीशियम धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे मैग्नीशियम, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ओनली फॉर जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया पत्ती में होती है, उस पत्ती में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु। कौन सा? मैग्नीशियम धातु। अब देखिए, जब पौधे जो आप पत्ती देखते हो ना, तो उसमें छोटे 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 क्या पोर होता है, छिद्र। देखिए छोटे 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 पोर्स, छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम एस्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, पौधे में जो छोटी छोटी जो छिद्र होते हैं ना, पोर्स होते हैं, उसको हम एस्टोमेटा कहते हैं। अब हो गया, यह तो एस्टोमेटा हो गया। अब क्या है ना कि जो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती है, तो वह जमीन से क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है ना कि जमीन से जाइलम के द्वारा, देखिए जाइलम के द्वारा, जाइलम और फाइलम का क्या काम है, जाइलम और फाइलम दो टर्म है, जाइलम पहला, दूसरा क्या है, फाइलम, PH, हाँ फाइलम। देखिए जाइलम का क्या काम है कि जड़ से जल एवं खनिज को पौधे को पत्तियां तक इसको पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण को रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से पौधे के पत्ती तक पहुंचाती है। ठीक है, जाइलम का काम यही है, ट्रांसपोर्टेशन करना, किसका, जल एवं खनिज लवण को कहाँ तक, पत्ती तक, जहाँ पत्तियां तक, लीव्स तक। और जो फोइलम का काम क्या है, तो जो मान लीजिए अब जाइलम हो गया, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रोडक्ट्स बना, जो ग्लूकोज का जो उसका खाना हो गया, उसी खाना को यानी क्या होता है, फोइलम है ना, पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाती है। क्या है, फोइलम, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी उत्पाद बनता है, जैसे हम लोग का भोजन हो गया, तो उन लोग का भी भोजन हो गया, क्या हो गया, तो ग्लूकोज हो गया। तो जो इस ग्लूकोज का बनता है, उसका भोजन उसके पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं। कल फिर इससे आगे, क्योंकि आज हम थोड़ा नॉर्मल जल्दी हम बताए हैं, लेकिन कल इसके बारे में, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के से उससे पहले भी जैसे क्या होता है ना, जैसे हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, मत्स्य कर्षण, जीव जंतु जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, उसका अध्ययन, ये सब क्या होता है ना, उसका बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल का चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है दोस्तों। हाँ, जाने से पहले आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चूंकि लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग करते रहिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।